हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात की सूरत में ज़ाहिर है जब दुनिया प्रेशर डालेगी, ख़ासतौर पर जो अमेरिका का इनपुट है वो भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका है और करेगा भी सही। और दूसरी तरफ ये भी है कि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नवीद साहब, जिस तरह आप बात भी कर रहे थे, मसला कश्मीर ज़ाहिर है हल होता है तो ये क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि एक फ्रेंडली नेबर्स का रोल अदा करेंगे भारत, और साथ ही जो हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम अब ये बात भी ज़ेरे बहस है कि जिस यूनिटी का मुजाहरा अभी हमने देखा अपने मुल्क के अंदर, और उससे पहले जो एक किस्म का सियासी इंतशार था जिस पर हम भी अपने प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में, नवीद साहब, आप भी बात करते हैं और बारहा ये बात की जाती है कि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो आपका मुल्क तरक्की की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो अब ये जो एक बाज़ सुनाई दे रही है मुल्क में डील और मुज़ाकरात की बातें, कि बानी पीटीआई ने भी कहा है, क्योंकि पहले तो वो कहते थे कि वो हुकूमत के साथ ही नहीं बैठेंगे, अब वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना खुश आइंद है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की कि वो इंगेज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, तो मैंने जैसे पहले सेगमेंट में भी कहा कि देखें, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ही मसला है और वो है मसला कश्मीर। यानी ये मसला अगर हल हो जाता है तो बाकी जो है वो इरिटेंट्स हैं, वो कोई बड़े मसाइल ऐसे नहीं हैं जो कि हल ना हो सकें। यहाँ पे इंडिया ने और मोदी सरकार ने, ख़ुसूसन बीजेपी ने जो है इसको अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। अगर ये अना का मसला ना बनाए, देखिए इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान को मिला के तकरीबन 2.25 अरब की आबादी दुनिया की जो है वो इन दो मुल्कों के बीच में रह रही है। यहाँ करोड़ों लोग जो है वो खते गुर्बत से नीचे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर ये इनको अपनी अना से निकलें और कश्मीर का मसला हल हो जाए तो फिर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, और क्यों नहीं हो सकता। देखें, यहाँ पे मेरे ख्याल में पॉलिटिकल विल अगर दोनों अतराफ में हो तो कश्मीर का मसला जो है वो हल हो सकता है। रीजन ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, शायद इंडियन साइड पे ज्यादा, क्योंकि वो उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर यूरोप दो बड़ी जंगें लड़के अब तबाह बर्बाद होके और अब जो है उसके बाद भी वो आके अब इकट्ठे हो गए और वो जो है अपने बॉर्डर्स को इररेलेवेंट कर दिया है और वो अपने लोगों की माशी खुशहाली के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्यों पाकिस्तान और इंडिया नहीं हो सकते? पॉलिटिकल विल की जरूरत है। जहां तक आपने बात की पाकिस्तान में, देखिए नो डाउट मईशत बहुत अच्छी हुई है। अगर हम पिछले 2 साल को देखें और आज देखें कि 2 सालों में हमने मेरे ख्याल में एक मोइजा हुआ है, एक मिनी मिरेकल हुआ है कि हमने कहाँ पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए सफिशिएंट नहीं थे, और आज जो है वो, आज मैं देख रहा था कि आज के फिगर तकरीबन $15 बिलियन तक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चले गए हैं। आपका इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% पे, यानी पूरे रीजन में सबसे ज्यादा था, आज जो है वो 11% पे आ गया है। इसी तरह आपकी इन्फ्लेशन जो थी 38 और 40% से आज कहाँ पे आ गई। तो ये एक मिरेकल हुआ है, लेकिन ये मिरेकल इसको सस्टेन करने के लिए, इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स के लिए आपको जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, आपको सियासी स्टेबिलिटी की जरूरत है, और उसके लिए यही है कि जो जज्बा हमने एक कौम बन के दिखाया, यहाँ पे मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें अगर अपनी अना को, अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड पे रख के ये देखें कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। क्योंकि देखें, सिर्फ और सिर्फ आपको एक मजबूत फौज भी जो है वो उस सूरत में पॉसिबल होगी जब आपकी मईशत बेहतर होगी। तो मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत जो है वो जरूरी है, और मजबूत मईशत के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सारी सियासी जमातों को अपनी अनाओं के खौल से निकल के आके एक प्लेटफॉर्म पे बैठें, और एक जिस तरह से बेनजीर और नवाज शरीफ साहब ने जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, मेरे ख्याल में एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है कि सारी सियासी जमातें मिल के बैठे और ये कहें कि ये मुल्क है तो हमारी सियासत है। बिल्कुल। और अब तो उसके लिए हम अपने सियासी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड पे रख के मुल्क के लिए जो है वो मिल बैठे।
तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई की तरफ से कल केपी के चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब ने कहा था कि जी वो इमरान खान साहब राजी हैं बातचीत पे, तो अगर वो ये रजामंदी दिखा रहे हैं, अगर वो लचक दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी और अरबाबे इख्तियार जो हैं इस मुल्क में उनको भी चाहिए कि वो थोड़ी सी लचक दिखाएं और बैठें और मिलके जो है वो मुल्क की मईशत को आगे लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की और लचक दिखानी चाहिए। अगर बानी पीटीआई ने दिखाए तो अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। खालिद करीम साहब, आपके सामने भी यही सवाल मैं रखूंगी, लेकिन आपकी इजाजत से एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। यही सवाल कि क्या मुल्की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क के मफाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल करना जरूरी है? और जो बार बार एपीसी की बात की जा रही है, तो क्या एपीसी होनी चाहिए? एक ब्रेक के बाद। खालिद कयूम साहब, अब सियासी इस्तेहकाम के लिए जिस तरह से मैंने ये ब्रेक पे जाने से पहले सवाल भी छोड़ा, आपके ख्याल में पीटीआई को शामिल करना जरूरी है? और एपीसी में बानी पीटीआई का भी होना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि अरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक मसला है ना, उसके अंदर जो इख्तलाफात हैं जाहिर है वो भी कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन इस वक्त जो नवीद साहब भी बात कर रहे हैं, एक कौम होने का, तमाम सियासी जमातें भी मुत्तहिद नजर आई फोर्सेस के साथ, और जिस तरह कहते हैं ना फ्रंट पे जाकर खेले हैं सब, तो आगे आपको क्या लगता है ये इसी तरह से इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए तमाम सियासी जमातों का एक होना जरूरी है? एपीसी होनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा जो है वो लाजमी है, ज़रूरी है, और इसके लिए जो है वो कोशिशें जो हैं वो होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो भारत के साथ जंग में एक इत्तेहाद का और यकजहती का एक जो माहौल था, उसको पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मैं समझता हूँ कि बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए इस सियासी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो है वो अपोजिशन को, ख़ास तौर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की और मिल बैठकर बातचीत की दावत दी। और फिर हमने देखा कि इस हवाले से जो पीटीआई की क़यादत है उनका जो रद्द-ए-अमल आया मुज़ाकरात के हवाले से वो भी मस्बत था, पॉजिटिव था, और उसका खैर मकदम जो है वो किया गया। डील की बात को पीटीआई की क़यादत ने मुस्तरद किया है, लेकिन मुज़ाकरात की जो पेशकश हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से उसको एंडोर्स किया गया है, उसको आगे बढ़ाने की पीटीआई की तरफ से भी जो है वो पेशकश की गई है। लेकिन देखना ये है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात होंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। और यही मुज़ाकरात जो हैं ख़ास तौर पर मोदी की जो बदतरीन जंग में शिकस्त हुई है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात में जो है इसके नताइज जो है वो कुछ भी निकले, लेकिन पीटीआई को उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा अदा करना पड़ सकती है। और देखिए कि पीटीआई ने इस हवाले से कई मौके जो हैं वो ज़ाया किए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो ये आखिरी मौका कह सकते हैं पीटीआई के लिए अगर ये ऑप्शन बन रही है? तो ये देखिए कि इस वक्त जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यही मामला तो उस वक्त पड़ते जंग के दौरान, जंग से पहले, जब आपने जिस तरह फरमाया कि एपीसी की जब बात हो रही थी, कि देखिए एपीसी की जो डिमांड आई थी वो डिमांड पीटीआई की तरफ से आई थी, लेकिन इसमें जो बाद में जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एपीसी ना होने की जो वजूहात सामने आई हैं, उसमें एक वजह शायद ये भी थी कि पीटीआई जो है वो मशरूत तौर पर जो है वो एपीसी में जाना चाहती थी, गैर मशरूत तौर पर जो है वो एपीसी में शरीक शायद नहीं होना चाहती थी। और अगर किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि ख्वाह मशरूत हो या गैर मशरूत हो, अगर एपीसी उस वक्त हो जाती तो उससे इससे भी बड़ा जो इम्पैक्ट था वो जा सकता था, और उसकी जो बेनिफिशरी होना थी वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बेनिफिशरी
पीटीआई ने होना था, लेकिन उसमें पीटीआई का जो सियासी माइंडसेट वाली जो लीडरशिप है जी वो उसको चूंकि पार्टी के अंदर जो है वो पीछे धकेल दिया गया है। इस वजह से मैं समझता हूं कि मामला सियासी जो है वो आगे नहीं बढ़ सके, और अब जिस तरह ताकत का जो तवाज़न है उसमें भी जो है एक तब्दीली तो अभी खबरें ये भी हैं खालिद साहब कि प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश को कबूल किया है, तो क्या पॉजिटिव नताइज निकल सकते हैं? दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा होगा? देखिए, दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा तो हो रहा है, दोनों तरफ से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो नतायज निकलेंगे वो नतायज क्या होंगे और किसके हक में होंगे, किसको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, कौन बड़ा बेनिफिशियरी होगा, किसको ज्यादा फायदा होगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बदल चुकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुज़ाकरात हैं अब वो होने चाहिए, ठीक है, और ये मुल्क की सियासत के लिए लास्ट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं खालिद क़य्यूम साहब। लास्ट क्विकली कमेंट एक कर दीजिएगा नवीद साहब, नताइज की जो बात खालिद क़य्यूम साहब भी कह रहे हैं, तो अब खबरें तो ये भी हैं, इत्तलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश को कबूल किया है, और वो कह रहे हैं कि भाई मीडिया पे ये चीजें नहीं आएंगी बामानी नताइज जब तक हासिल नहीं हो जाते। तो आपको लगता है कि अगर हो रहे हैं अच्छी बात है, और आगे क्या वाकई बामानी मुज़ाकरात हो सकेंगे? अच्छा दुआ, देखें मैं बहुत पहले भी कहता रहा हूँ कि देखें ये गवर्नमेंट जो है ये खुद तो जो है ये पावरलेस है, इसके पास कोई ताकत नहीं है मुज़ाकरात करने की, या मुज़ाकरात का आउटकम जो है वो क्या होगा वो डिसाइड करने की इसके पास ताकत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो मैंडेट लेस है, इसको तो ला के बैठाया गया है, इसको मैंडेट जो है वो आवाम का मैंडेट नहीं है, इसके पास किसी और का मैंडेट है। तो जिन लोगों के पास असल इख्तियार है, जिनके पास असल ताकत है, मेरे ख्याल में उन्होंने आउटकम डिसाइड करना है कि क्या मुज़ाकरात जो है वो उनका कोई बेहतर उसमें से नताइज निकल पाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक चीज और दुआ, जी क्विकली, हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखा इंडिया और पाकिस्तान के कि किस तरह से कौम इकट्ठी हुई। देखिए, हम बार बार हमने डिजिटल दहशतगर्दों की बात की थी, लेकिन यहाँ पे अब वो हमने देखा कि वो डिजिटल वॉरियर बने बहुत सारे वो लोग जो कि जब इंडिया के ऊपर बात आती है तो बात ये है कि ये भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, ये नौजवान भी इसी मुल्क के नौजवान हैं, तो ऐसे उनको अदरवाइज करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया, बिल्कुल जी। तो वो लोग ब्रेक की तरफ जाना है जी, ब्रेक की तरफ जाना है। आपके वक्त के लिए नवीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला। खालिद क़य्यूम साहब, आपका भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार रहमान अज़हर साहब मौजूद होंगे ब्रेक के बाद।